महाराज, उठिए महाराज। क्या महाराज, आखिर ये कौन है? क्या आखिर ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ? ये राजगद्दी उसी को ही मिलेगी जो कि अच्छे से राज कर पाएगा। ग्रे कैसल के किंग की हत्या हो चुकी है। क्या राजा की मौत हो चुकी है? अब ग्रे कैसल के नए किंग तिमोथी विंबलडन है। नहीं, मैं उसे मरने नहीं दे सकता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, विंटर का टाइम आ चुका है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, विंटर का टाइम यानी कि डीमन मंथ, जहाँ पे सारे के सारे डिमोनिक बीस्ट वो बॉर्डर टाउन की ओर आगे बढ़ेंगे। जहाँ पे हम देखते हैं कि रोलैंड और बाकी सभी उसी बॉर्डर टाउन के वॉल पे चढ़ते हैं, जहाँ पे उनके सामने एक अजीब सा बीस्ट आता है जो कि उनके ऊपर अटैक कर देता है। अब आगे हम देखते हैं, जैसे ही वो जो डिमोनिक बीस्ट होता है वो उनके ऊपर अटैक करता है, वैसे ही आयरन एक्स भी उसके ऊपर अटैक कर देता है और अपने उस तीर से उसे मार डालता है। जहाँ पे ये देखते हुए रोलैंड थोड़ा सा हैरान होता है। तभी कार्टर ये सब देखते हुए क्या रहा होता है, अच्छी बात है कि हमने उसे उछलने नहीं दिया, नहीं तो वो चीज एक बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाती। तो ये सब देखते हुए रोलैंड मनी मन क्या रहा होता है, इनका खून ये तो सच में काला है, क्या ये किसी डिमोनिक पावर से इन्फेक्टेड है? लेकिन अवेकनिंग के बाद विचेस ऐसा क्यों करेगी? अगर मुझे ऐसा मौका मिलता तो मैं पक्का माउंटेन रेंज पे जाता। इसी के साथ वो आयरन एक्स से क्या रहा होता है, अगर किसी को डिमोनिक बीस्ट ने काट लिया तो क्या होगा? क्या वो भी इस डिमोनिक बीस्ट की तरह बन जाएगा? तो उसकी बात सुनते हुए आयरन एक्स कह रहा होता है, बिल्कुल नहीं, काटे जाने के बाद बस इंसान मर सकता है और कुछ नहीं होगा। तो ये देखते हुए रोलैंड मनी मन क्या रहा होता है, चलो ये अच्छी बात है कि ये कोई ज़ॉम्बी अपोकलिप्स इससे का ही नहीं है, नहीं तो ये और भी ज्यादा दिक्कत होती। इसी के साथ मेरे पास ज़ॉम्बी वायरस का एंटीजन भी नहीं है और ना ही मुझे पता है कि इसे कैसे बनाते हैं। इसी के साथ वो उन लोगों से क्या रहा होता है, तो फिर इनके मांस के बारे में क्या हम इसे खा सकते हैं? जो कि देखते हुए कार्टर चिल्लाते हुए क्या रहा होता है, क्या महाराज, आखिर हम डिमोनिक के इन अवतारों को कैसे खा सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता, वो सारे के सारे हेल्थ से इन्फेक्टेड है, तुम जानते हो है ना? तभी आयरन एक्स कह रहा होता है, आपका नाइट सही है, मैंने एक बार मेरे कुत्ते को इसका मांस खाने के लिए दिया था और इसे खाने के बाद वो मर गया था। तो उसकी बात सुनते हुए रोलैंड थोड़ा सा उदास होते हुए क्या रहा होता है, तो क्या ऐसी बात है? ये तो अफसोस की बात है। तो उसकी ऐसी बातें सुनते हुए वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। यहाँ पर रोलैंड मनी मन क्या रहा होता है, बॉर्डर टाउन के पास फूड सप्लाई की बहुत ही ज्यादा कमी है और अगर हम इस डिमोनिक बीस्ट के मांस को खा सके तो इस विंटर के महीने में हार्वेस्ट की कमी नहीं होगी। और अगर इसे इमेजिन करें तो सारे के सारे क्रेजी बीस्ट जंगल से बॉर्डर टाउन की ओर ही बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तभी वहाँ पे एक सोल्जर आता है और कह रहा होता है, महाराज यहाँ पर एक रिपोर्ट है, हमारा एक पर्सन वो घायल हो चुका है। जो कि देखकर रोलैंड बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहते हैं, क्या घायल? हमने अभी अभी इस डिमोनिक बीस्ट को मार डाला है, तो आखिर कोई कैसे घायल हो सकता है? तो उसकी बात सुनते हुए जो दूसरा पर्सन होता है वो उसके सामने झुकते हुए कह रहा होता है, बैटलफील्ड के हॉस्पिटल से मिली हुई जानकारी के अकॉर्डिंग जो घायल लोग हैं वो वॉल के सिविलियन ट्रूप्स नहीं है, लेकिन वो नॉर्थ स्लोप माइन के वर्कर्स है। इसी के साथ हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम नाना को देखते हैं जो कि एक जगह बैठी हुई होती है और वो उदास होती है। अभी अचानक उसके सामने वो नाइटिंगेल अपीयर होती है, जो कि देखते हुए नाना थोड़ी सी हैरान होती है और उससे कह रही होती है, क्या तुमने तो मुझे डरा ही दिया था? तो वो उससे कह रही होती है, क्या तुम बोर हो गए हो क्योंकि एना यहाँ पे नहीं है? तो उसकी बातें सुनते हुए वो उससे कह रही होती है, नाइटिंगेल आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो नाइटिंगेल उससे कह रही होती है, एना अभी भी काम कर रही है, इसलिए वो शायद देर से वापस आएगी। तो नाना उसकी बातें सुनते हुए उससे कह रही होती है, तो क्या वो सीमेंट पाउडर को बर्न कर रही है? ये कहते हुए वो एक अजीब सा चेहरा बनाती है और उससे कह रही होती है, हाँ मेरे पास भी एक जॉब है। इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है, रोलैंड ने मुझसे ये कहा है कि मैं यहीं पर ही रहूं और घायल लोगों को ठीक करूं। तभी वो नाइटिंगेल से कह रही होती है, ये चाय ये तो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये कहते हुए वो उस चाय को ले लेती है, जो कि देखते हुए नाना गुस्सा होते हुए कह रही होती है, हे मेरी टी आखिर तुम इसे क्यों ले रहे हो? इसी के साथ वो थोड़ी सी उदास हो जाती है, जहाँ पे मनी मन कह रही होती है, ऐसा नहीं है कि मैं ये करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डरावना है। मैं आमतौर पर अपनी हीलिंग पावर्स को प्रैक्टिस करते रहती हूँ, लेकिन जब मुझे इसकी जरूरत होती है तो मैं इसका यूज करने से हमेशा डरती हूँ। काश मैं भी नाइटिंगेल की तरह मजबूत होती। इसी के साथ वो अपनी पहले की बातें याद करती है, जहाँ पर उसके सामने एक जख्मी आदमी होता है और जहाँ तक मुझे लगता है ये वही ब्रायन है। इसी के साथ हम देखते हैं कि नाना उसे देखते हुए काफी ज्यादा घबरा रही होती है, जहाँ पे वो मनी मन कह रही होती है, ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। तभी नाइटिंगेल कह रही होती है, ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे आ रहा है, लेकिन वो एना नहीं है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे वही नाइट आता है, जो कि कह रहा होता है, लेडी नाना एक इमरजेंसी है, प्लीज नीचे आइए, कोई बहुत ही ज्यादा घायल है। इसी के साथ हमें नीचे वाले वार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम रोलैंड और बाकी सभी लोगों को देखते हैं, जहाँ पे एक पर्सन दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है, ये बहुत ही ज्यादा दुख रहा है, मेरा चेहरा, मेरी आँख। और एक पर्सन कह रहा होता है, प्रिंस प्लीज इसे बचा लीजिए, मैं आपसे विनती मांगता हूँ। तो ये
ये सब देखते हुए रोलैंड मनी मन कह रहा होता है, क्या ये किसी स्टीम से जला है? तो क्या नॉर्थ स्लोप माइन में मेरी स्टीम इंजन में कोई गड़बड़ी आई है क्या? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर नाना आती है, जो कि ये सब देखते हुए घबरा रही होती है। जहाँ पे वो घबराते हुए कह रही होती है, मैजेस्टी आखिर आपने अचानक मुझे क्यों बुलाया है? तो उसे देखते हुए उसके डैड उसके पास आते हैं और उससे कह रहे होते हैं, नाना क्या तुम ठीक हो? तो उसे देखते हुए नाना चैन की एक सांस लेती है और कह रही होती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसी के साथ वो सभी लोगों से कह रही होती है, तुम लोग इसे मुझे दे दो, मैं इसका ख्याल रखती हूँ। और इसी के साथ वो वहाँ पे पर्दा लगा लेती है और अपने पावर को यूज करते हुए उसे हील करने लगती है। जिसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उसके डैड काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। जहाँ पे उससे कह रही होती है, हे भगवान क्या ये वही हीलिंग एबिलिटी है जिसके बारे में महाराज बात कर रहे थे? ये पहली बार है जब मैं इसे देख रहा हूँ। नाना तुम तो अमेजिंग हो। तो और एक पर्सन कह रहा होता है, ये बिल्कुल एक मिरेकल की तरह है जो कि कभी नहीं हुआ और नाना के साथ हर कोई इस डीमन मंथ में अच्छे से रह सकता है। इसी के साथ नाना का थैंक यू जिसकी वजह से मैं पहले से ठीक हो गया हूँ। तो ब्रायन को ऐसा बोलते हुए देख रोलैंड उसे चुप रहने के लिए कहता है। जहाँ पे उसे कह रहा होता है, उस समय वो तुम्हें बचाने के लिए अपने घर से निकली थी, तो वो भी चुप के छिपा के, और अगर उसके डैड को ये पता चल गया तो उसका काम तो हो जाएगा समझो। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उस दूसरे पर्सन की आंखें खुलती है। जहाँ पे ये देखते ब्रायन कह रहा होता है, देखो वो जाग गया है। तो पर्सन कह रहा होता है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ या मैं जिंदा हूँ? जो कि देखते रोलैंड से कह रहा होता है, नहीं तुम जिंदा हो, पाइन फैमिली की यंग लेडी ने तुम्हें बचा लिया है। और इसी के साथ वो एक विच है जिसके पास हीलिंग की पावर है। इसी के कुछ समय बाद रात हो जाती है, जहाँ पे रोलैंड अपने रूम पे फिर से वापस आता है, जहाँ पे नाइटिंगेल पहले से ही मौजूद होती है। जहाँ पे वो उससे कह रही होती है, मेरे प्रिंस क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ चीजों को थोड़ा ज्यादा ही रश कर दिया? तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है, क्या तुम नाना की बात कर रहे हो? और इसी के साथ हमें पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो घायल पर्सन होता है वो विच की बात सुनते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या मेरे प्रिंस, क्या विच क्या ये बुरे नहीं होते हैं? तो उसकी बातें सुनते हुए नाना के डैड काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, जहाँ पे वो उससे कह रहे होते हैं, तो आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? वो मेरी डॉटर है और उसका डेविल से कोई भी रिश्ता नाता नहीं है, और यही वो है जिसने तुम्हारी लाइफ बचाई है। तो क्या तुम सच में ये सोचते हो कि एक डेविल तुम्हें मौत के मुंह से जिंदा बाहर निकाल के लाएगा? तो उसकी बातें सुनते हुए जो दूसरा पर्सन होता है वो उठता है और अचानक से नाना के सामने झुक जाता है, जहाँ पे उसे कह रहा होता है, मेरे रूडनेस के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मेरी लाइफ को बचाने के लिए थैंक यू मिस पाइन। ये सब याद करते हुए नाइटिंगेल उससे कह रही होती है, नाना का जो सच है वो डेफिनेटली लीक हो जाएगा और मुझे डर है कि वो कभी भी एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगी। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है, हालांकि मेरे पास इससे ज्यादा बेटर टाइम नहीं था और अगर हम इस डीमन मंथ के दौरान नाना की पावर का यूज करना चाहते हैं, वो भी उसकी विच वाली आइडेंटिटी को छिपा के, तो ये करना इम्पॉसिबल है। और जो कि ये बॉर्डर टाउन ये छोटा और कमजोर होने की वजह से यहाँ पे चर्च का इफेक्ट ये भी बहुत ही ज्यादा कम है और यहाँ पे एक भी चर्च नहीं है। और इसके अलावा चर्च के मेंबर्स और नोबल्स ये पहले ही लॉन्गसोंग फोर्ट्रेस में जा चुके हैं और अब बॉर्डर टाउन में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो उसे कह रही होती है, क्या तुमने पहले ये सब प्लान कर रखा था? तो रोलैंड उसे कह रहा होता है, ऑफ कोर्स ये जो बर्फबारी है ये लॉन्गसोंग फोर्ट्रेस के रोड को बंद करके रखेगी और इसी के साथ ये सी पोर्ट्स ये भी मेरे कंट्रोल में आ जाएगा और इसी के साथ बॉर्डर टाउन में जो भी चल रहा है इससे चर्च का कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। और इसी के साथ विच के लिए पब्लिक ओपिनियन को बदलने के लिए हमारे पास 3 मंथ्स है। और इसी के साथ तुमने ब्रायन और उसी माइनर को देखा है जिसे नाना के जरिए ठीक किया गया है और ना सिर्फ वो विच की पावर से डरेंगे नहीं बल्कि वो नाना को एक एंजल के रूप में देखते हैं। और जब तक बैटलफील्ड में कोई मरता नहीं है और हर किसी को नाना के पावर के जरिए बचा लिया जाता है, जिससे हमारे आर्मी को एक बूस्ट मिलेगा। हालांकि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस छोटे से चीज से विलेज में हर किसी का माइंड चेंज किया जा सकता है और मेरा प्लान बस ये है कि मैं अपने सिविलियन आर्मी के माइंड में एक सीड को प्लांट करूं। तो उसकी बातें सुनते हुए नाइटिंगेल उससे कह रही होती है, क्या ये सच में पॉसिबल है? तो रोलैंड उससे कह रहा होता है, बिना इस कदम के हम कभी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जान पाएंगे। तो नाइटिंगेल उससे कह रही होती, क्यों? आखिर तुम विचेस के लिए ये सब क्यों कर रहे हो? तो रोलैंड उससे कह रहा होता है, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया? बॉर्डर टाउन ये नहीं देखता है कि तुम किस तरीके से पैदा हुए हो और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे एक दिन जरूर आएगा जहाँ पे विजेस भी मेरे शहर में बाकी सभी लोगों की तरह रह पाएंगे। तो उसकी बातें सुनते हुए नाइटिंगेल थोड़ी सी हैरान होती है, जहाँ पे उससे कह रही होती है, प्लीज पहले तुमसे झूठ बोलने के लिए मुझे माफ कर देना। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड कहता है कि क्या झूठ? तो वो उससे कह रही होती है, तो नाइटिंगेल उससे कह रही होती है, विच फेडरेशन में मेरी बहनें बहुत देर तक इधर उधर भटकती रही, उन्हें पहले कभी भी बहुत कुछ नहीं चाहिए था, बस सुरक्षित रहने के लिए एक जगह, भले ही वो इस तरह का महल क्यों ना हो। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है, तो क्या फिर ये पिंजरे में बंद होने जैसा नहीं है? तभी उसे कुछ समझ में आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, रुको, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम उन्हें यहाँ पे लाने के इच्छुक हो? उसकी बातें सुनते हुए
नाइटिंगेल उससे कह रही होती है, लेकिन अगर वो लोग यहाँ पे आ जाए तो तुम चर्च का एनिमी बन जाओगे। तो उसकी बात सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है, चर्च का हेडक्वार्टर वो काफी ज्यादा दूर है, मतलब बहुत ज्यादा दूर, और यहाँ तक अगर उन्हें हमारे सिचुएशन के बारे में पता चल भी गया तो मुझे सजा देने के लिए पूरे ग्रे कैसल में जाना ये उनके लिए इम्पॉसिबल है। आखिर वो एक रॉयल फैमिली को कैसे प्रोवोक करेगा। इसी के साथ में बॉर्डर टाउन से शुरुआत करने और चर्च का मुकाबला करने के लिए इनफ फोर्सेस की जरूरत है। उसके बाद मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ पे विच और आम लोग एक साथ रह सकेंगे, जिसमें ग्रे कैसल या फिर शायद पूरा किंगडम भी शामिल होगा। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें ग्रे कैसल कैपिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम कुछ लोगों को देखते हैं जो किसी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी वो अपने घोड़े को रोक लेते हैं। यहाँ पे पर्सन कह रहा होता है, कैपिटल मैं फाइनली यहाँ पे वापस आ चुका हूँ। तभी उसे उस कैपिटल से एक सिग्नल मिलता है, जहाँ पे ये देखते हुए अपने साथियों से कह रहा होता है, इस सिटी में एंटर करने का टाइम आ चुका है। और इसी के साथ में पता चलता है ये गेरल्ड विंबलडन है, जो कि ग्रे कैसल का फर्स्ट प्रिंस है, जिसके पास मार्शल आर्टिस्ट की पावर है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इसी ग्रे कैसल में एंटर करता है, जहाँ पे वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, फादर मेरा जो है मैं उसे वापस लेने के लिए यहाँ पे आ चुका हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने कुछ लोग आते हैं, जहाँ पे वो लोग उससे कह रहे होते हैं, मेरे प्रिंस मैं बस आपके वापस आने का इंतजार कर रहा था। तो उसकी बातें सुनते हुए गेराल्ड कह रहा होता, बहुत बढ़िया, तुमने अच्छा काम किया है। वैसे क्या गार्ड अभी तक बदल चुके हैं? तो उसकी बातें सुनते हुए वो पर्सन कह रहा होता है, महाराज प्लान में थोड़ी सी गड़बड़ आ चुकी है और पर्सनल चेंजेस की वजह से मेरे पास सिर्फ किंग के गार्ड को बदलने का टाइम था। तो गेराल्ड उससे कह रहा होता है, खैर इसके बारे में भूल जाओ, मुझे बस अपने पीछे चलने के लिए 2 गार्ड की जरूरत है, बाकी दरवाजे की रक्षा करेंगे और किसी भी घुसपैठियों को बाहर रखेंगे। तो उसकी बातें सुनते हुए वो पर्सन उससे कह रहा होता है, हाँ कोई भी आपको रोकने की कोशिश नहीं करेगा, आफ्टर ऑल आप ग्रे कैसल बनने की कतार पे पहले प्लेस पर है। इसके अलावा हमारे मैजेस्टी के सक्सेसियन को रिप्रेजेंट करने वाला वो अपोकलिप्स स्टार वो सन से डाइवर्ट हो रहा था और यह 4 महीने से भी कम समय में पूरी तरीके से ट्रैक से हट जाएगा। और शायद आप जानते हो कि स्टार की एक्टिविटी का मतलब क्या है महाराज, तो क्या आप इसे और भी ज्यादा सुनना चाहोगे? तो उसकी बातें सुनते हुए गेराल्ड कह रहा होता है, हाँ मैं समझ चुका हूँ, इसका मतलब मैं इस रूल को तोड़ूंगा और ग्रे कैसल के थ्रोन को छीन लूंगा। इसी के साथ वो अंदर जाता है, जहाँ पे उसे राजा के कमरे के सामने पहुँचता है। तभी उसे एक स्मेल आती है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, मुझे इस खून की गंध क्यों आ रही है? तो उसकी बातें सुनते हुए वो पर्सन कह रहा होता है, मेरे महाराज ने शाम को एक नौकरानी को बुलाया था, जहाँ पे उसने हमें गार्ड को बदलते हुए देखा, तो आप श्योर रहे हमने पहले ही उसकी देखभाल कर ली है। उसकी बातें सुनते हुए गेराल्ड मनीमन कह रहा होता है, मेड, लेकिन माँ के मरने के बाद मेरे फादर ने अभी तक किसी भी लेडी को नहीं छुआ है। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है, यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा शांति है। तो पर्सन उससे कहता है, क्या ये अच्छा नहीं है? ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कई सारे गार्ड्स है, तो इसलिए आपके लिए ये और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो उसकी बातें सुनते हुए गेराल्ड कह रहा होता है, मुझे कभी भी इस तरीके से चोरी छिपे आने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं यहाँ पे साफ रूप से फादर के साथ थ्रोन के बारे में चर्चा करने के लिए आया था, लेकिन अगर मैं उन्हें नहीं मना पाता तो मुझे काम करने का एक अलग तरीका चुनना होगा। इसी के साथ वो उसे दरवाजे के सामने खड़े हो जाता है, लेकिन अब उसे वो ब्लड की स्मेल और भी ज्यादा आ रही होती है, जहाँ पे वो धीरे से उस दरवाजे को खोलता है और वो सामने उस बेड में खून को देखता है, जो कि देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और किक मारते हुए उस दरवाजे को तोड़ता है। तभी वो अपने सामने उसके भाई तिमोथी को देखता है, जहाँ पे उसे देखते हुए कह रहा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है तिमोथी, आखिर तुमने ये क्या किया? इसी के साथ हम वहाँ पे विंबलडन को देखते हैं, ग्रे कैसल का 3rd किंग जो कि मरा हुआ है, और इसके सामने तिमोथी विंबलडन जो कि ग्रे कैसल का 2nd प्रिंस होता है वो खड़ा होता है, जहाँ पे वो गेराल्ड से कह रहा होता है, मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ ब्रदर, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तो अभी अचानक वहाँ पे बाकी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं, जो कि गेराल्ड को घेर लेते हैं, जहाँ पे ये देखते वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है, तिमोथी क्या ये सारा का सारा प्लान तुम्हारा था? तो तिमोथी उससे कह रहा होता है, सिंहासन के लिए फाइट है, ये गेम है और मैंने कभी भी रूल्स के अकॉर्डिंग इस गेम को खेलने का प्लान नहीं बनाया, और इसी के साथ 3rd सिस्टर ने कभी भी इसे फेयरली खेलने का प्लान नहीं बनाया। और ऑफ कोर्स तुम भी ऐसा ही थे, नहीं तो स्कॉलर एनसिगर की कॉन्सलेशन को सुनने के बाद तुम किंग के रेजिडेंस की ओर क्यों आते? तो गेराल्ड उसकी बातें सुनते हुए उसी स्कॉलर यानी कि एस्ट्रोलॉजर की तरफ देख रहा होता है, जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर उससे कह रहा होता है, मैंने आपसे कभी भी झूठ नहीं बोला, अपोकलिप्स स्टार सन से डाइवर्ट हो रहा है, इसका मतलब यह है कि पाथफाइंडर पाथ से भटक चुका है, लेकिन ये तुम्हारे डाउनफॉल को भी रिप्रेजेंट करता है। उसकी बातें सुनते हुए गेराल्ड और भी
ज्यादा गुस्सा होता है, जहाँ पे वो कहता है तिमोथी विंबलडन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हम दोनों ही उसके लड़के हैं, लेकिन फिर भी तुम वो इंसान हो जिसे उन्होंने अपना हार्ट दिया और अपनी सबसे एडवांटेज टेरिटरी को तुम्हें दिया, लेकिन इसके अलावा तुमने बस उनके पीठ में छुरा घोपा। तुम तो एक तरीके से हेल से आया हुआ एक डेविल हो। तो तिमोथी उससे क्या रहा होता है, आखिर तुम क्या सोच रहे हो मेरे डियरेस्ट ब्रदर? अगर तुम उसे कन्विंस नहीं कर पाते तो तुम भी क्या करने जा रहे थे? तुम भी तो उसे मारने वाले थे। तो अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। ये देखते हुए गेरार्ड और भी ज्यादा गुस्सा होता है, जहाँ पे वो उसे कहता है क्या मुझे यहाँ पे धोखा देने का पर्पस सिर्फ तुम्हें मुझे खत्म करना था? तो उसकी बातें सुनते हुए तिमोथी उससे क्या रहा होता है, तुम्हें खत्म करना? नहीं, ये मेरे लिए इतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा। अगर मैं फादर के 5 सालों तक वेट करता तो मुझे डर है कि मैं थर्ड सिस्टर पायरेट आर्मी के खिलाफ खड़े हो जाऊंगा, और अगर ऑनेस्टली कहूँ तो मैं उनसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हूँ। उसने क्राउन के लिए लड़ाई होने से पहले ही इसे प्रेडिक्ट कर लिया था, और जब हम छोटे थे तब वो हमारे साथ बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, लेकिन अब हमें सिंहासन के लिए आखिर एक दूसरे को क्यों मारना पड़ रहा है? खैर इसका एग्जाम्पल तुम खुद हो, और मुझे डर है कि तुम मुझे आधा काट देना चाहते हो, है ना? मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी मैं क्राउन पर चढ़ना चाहता हूँ, जहाँ क्लियर वाटर का उल्टा बैलेंस या वॉरियर्स को बनाने के लिए ये अच्छा नहीं है, जहाँ पे मुझे थर्ड सिस्टर जितनी स्ट्रॉन्ग आर्मी की जरूरत है, और सिर्फ ग्रे कैसल का राजा ही इसे पूरा कर सकता है। वो ये कह रहा होता है कि तभी गेरार्ड उसके ऊपर अटैक कर देता है और इससे कह रहा होता है तिमोथी तुम कमी ने कही के। अब इसके सामने कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि इसे रोक लेते हैं, जिनमें से एक सोल्जर उसके पैर के ऊपर अटैक करते हुए उसे घायल कर देता है, जहाँ पे तिमोथी उससे कह रहा होता है गेरार्ड विंबलडन क्योंकि तुमने अपने टेरिटरी को छोड़ दिया है और राजा को मार दिया है, तो इसलिए कल तुम पर मुकदमा चलाया जाएगा और तुम्हारा सर ये गिलोटाइन पर रखा जाएगा। तो उसकी बातें सुनते हुए गेराल्ड उससे कह रहा होता है क्या मुकदमा? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मुकदमे में भेज सकते हो? मैं इसके बारे में सबको बता दूंगा और तुम्हारे सपोर्टर्स को पता चल जाएगा कि तुम कितने बड़े मॉन्स्टर हो। तो उसकी बातें सुनते हुए वो उससे कह रहा होता है ब्रदर तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते हो। यहाँ पे एल्केमी में एक मेडिसिन है जिसे साइलेंसर कहा जाता है, जिसे पीने के बाद तुम एक सिंगल वर्ड भी नहीं कह पाओगे। और वैसे भी मैं आज रात वेलेंसी सिटी में जाने वाला हूँ, जहाँ पे मैं ईस्टर्न रीजन में फादर की खबर पहुँचाने की तैयारी कर लूंगा, और इसी के साथ मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है, और इसी वजह से क्राउन इनहेरिट करने के सेकंड लाइन पे मैं अपने फादर के कर्तव्य को पूरा करूंगा और राजा बनूंगा। तो गेराल्ड उससे गुस्सा होते हुए कह रहा होता है तुम कमी नहीं कही के तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तो तिमोथी उससे कह रहा होता है अगर तुम किसी को ब्लेम करना चाहते हो तो हमारे कनिंग सिस्टर को करो, अगर यहाँ पे वो नहीं होती तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। इसी के साथ अपने साथियों से कह रहा होता है इसे लेके जाओ। जो कि देखते हुए जो सोल्जर्स होते हैं वो उसे लेके जाते हैं, जहाँ पे गेराल्ड चिल्लाते हुए कह रहा होता है तिमोथी तुम मॉन्स्टर कहीं के, मैं वादा करता हूँ कि तुम एक पेनफुल मौत मरोगे। तभी हम देखते हैं कि वो जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो तिमोथी के पास आता है और उससे कह रहा होता है मेरे प्रिंस जो कि ये क्राउन ये ऑलरेडी तुम्हारा हो चुका है, तो क्या मैं आपको मैजेस्टी कह सकता हूँ? तो वो उससे कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, और जब मैं ग्रे कैसल के थ्रोन पर बैठ जाऊंगा तो मैं हमारे एग्रीमेंट को फुलफिल कर दूंगा। हालांकि आज मेरे ब्रदर की ऐसे स्टेट को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ प्रॉमिस तोड़ने पड़ेंगे। इसी के साथ वो एक पिल बाहर निकालता है, तो उसे देखते हुए एस्ट्रोलॉजर घबरा रहा होता है और कहता है मेरे प्रिंस आखिर आप ये क्या कह रहे हैं? तभी तिमोथी से कह रहा होता है मैं जानता हूँ कि तुम ऑलरेडी इसके बारे में जानते हो, तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है ना? चलो अब इसे खा लो, वैसे भी मैं बिट्रेड होना नहीं चाहता हूँ। इसी के साथ वो उसे वो चीज खिला लेता है, जहाँ पे वो अपने फादर के सामने जाता है और गुस्सा होते मन ही मन कह रहा होता है शिट ये चीजें ये इस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी। ये कहते हुए वो पहले की बातें याद करता है, जहाँ पे अपने फादर के पास आता है और वो उसे कह रहा होता है फादर गेराल्ड वो ऑलरेडी हमारे कैपिटल की तरफ आ रहा है और उसका इंटेंशन आपके क्रोन को हासिल करना है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसे रोकना चाहिए? तो उसकी बातें सुनते हुए उसके फादर हंसने लगते हैं, जहाँ पे ये देखते हुए तिमोथी काफी अजीब सा चेहरा बनाता है। तभी उसके फादर अपने स्वार निकालते हुए उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखते हुए तिमोथी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है फादर आखिर आप ये क्या कर रहे हैं? और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो राजा खुद को मार देता है, जहाँ पे वो वहाँ से जाते हुए मन ही मन कह रहा होता है आखिर सबके पीछे था कौन? क्राउन के बैटल में आकर डिस्टर्ब करने की उनकी हिम्मत कैसी हुई? मैं उन्हें बता दूंगा कि मुझे परेशान करने का आश्चर्य क्या होता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें बॉर्डर टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम रोलैंड को देखते हैं जो कि खिड़की से बाहर देखते हुए कह रहा होता है
बॉर्डर टाउन ये कुछ दिनों से काफी अच्छी चल रही है। इसी के साथ माइन का स्टीम इंजन वो भी ठीक हो चुका है और तब से अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है। और इसी के साथ दीवार के पास बहुत सारे डिमोनिक बीस्ट भी नहीं है, इसलिए हंटिंग स्क्वाड उनसे आराम से निपट पा रही है। खैर आखिरकार मैं अपने दिल को आराम दे सकता हूँ। बॉर्डर टाउन का मार्केट प्लान ये पूरी तरीके से हो चुकी है और अब मुझे सिर्फ मार्केट एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। और इसी के साथ मेरा ये खाली हुआ वॉलेट ये फिर से फुल हो जाएगा। तभी वहाँ पे कार्टर आता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, महाराज यहाँ पे एक इमरजेंसी है। एक बड़ी डिमोनिक बीस्ट का झुंड सिटी वॉल की तरफ बढ़ रही है। और इसी के कुछ समय बाद में बॉर्डर टाउन नॉर्थ स्लोप वॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम वहाँ के लोगों को देखते हैं जो इस दीवार की रक्षा कर रहे होते हैं। और इसी के साथ उनके सामने कई सारे डिमोनिक बीस्ट को देखते हैं, जहाँ पे वैन ये सब देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है, ये तो सच में बहुत सारे हैं। इसी के साथ वो मन कह रहा होता है कि हम इन सभी डीमन से फाइट करने वाले हैं। मैं तो बस इस विलेज का रॉक माइनर हूँ और मैंने सिर्फ इस आर्मी को ज्वाइन इसलिए किया क्योंकि मैं लंच में कुछ एग खाना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक डिमोनिक बफेलो काफी तेजी के साथ उस दीवार पे अटैक कर देता है, जिससे कि पूरी दीवार हिलने लगती है। जहाँ पे सभी लोग ये देखते हुए कह रहे होते कि क्या आखिर ये क्या हो रहा है कि ये दीवार हिल रही है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो डिमोनिक बीस्ट होता है वो अपने एक हिट से उस दीवार को काफी ज्यादा डैमेज कर देता है, लेकिन वो उस हिट से मर जाता है। जहाँ पे बाकी सारे बीस्ट भी आ रहे होते हैं, जो कि देखते हुए आयरन एक्स कह रहा होता है, स्पीयर को तैयार रखो और स्टेप करने के लिए तैयार हो जाओ। इसी के साथ वो डिमोनिक बीस्ट उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। जहाँ पे ये देखते हुए वैन मैन कह रहा होता है, मैं बहुत ही ज्यादा घबरा रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं तो कभी नहीं, मुझे करना ही होगा। तभी वो देखता है कि वो जो डिमोनिक बीस्ट है वो उनमें से एक को घायल कर देता है। जहाँ पे ये देखते हुए आयरन एक्स कह रहा होता है, सामने जो है उस पर अटेंशन दो और इस बीस्ट को होल्ड करके रखो, मैं तुम्हारी आंखों में घबराहट नहीं देखना चाहता हूँ। और इसी के साथ वो अपने गन से उसी बीस्ट को शूट कर देता है और उसे मार डालता है। जहाँ पे वो कह रहा होता है, इसमें से एक पहले ही मर चुका है तो अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखो। दूसरी तरफ वैन उस घायल आदमी को देखते हुए काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। जहाँ पे दूसरा पर्सन कह रहा होता है, इसका खून ये बहुत ज्यादा बह रहा है, वाइस कैप्टन वैन आखिर में क्या करना चाहिए, क्या किसी के पास कोई बैंडेज है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कार्टर आता है और कह रहा होता है, हर कोई प्लीज घबरा मत, क्या तुम सभी अपनी ट्रेनिंग को भूल चुके हो, उन्हें फॉलो करो। दूसरी तरफ हम वैन को देखते हैं जो कि एक लंबी सी सांस लेता है और अपने साथियों से कह रहा होता है, जल्दी से इसे लो और तुम तीनों इसे लेके हॉस्पिटल ले जाओ। इसी के साथ हर कोई अपनी पोजीशन को बनाए रखो। यहाँ पे अभी भी कुछ डीमंस है जो कि इस वॉल के नीचे है। तो उसे ऐसा कहते हुए देख रोलैंड मनीवन कह रहा होता है, मैं खुश हूँ कि सिविलियन आर्मी को दिया गया वो एग्स वो वेस्ट नहीं गया। अभी उनमें से एक पर्सन कह रहा होता है, भगवान आखिर वो चीज क्या है। इसी के साथ वो सभी अपने सामने वाले चीज को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे उस चीज को आगे बढ़ते हुए देख आयनेक्स कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि अभी हम लोग मुश्किल में पड़ने वाले हैं। दूसरी तरफ उसे देखते हुए रोलैंड मनीवन कह रहा होता है, क्या आखिर ये क्या चीज है, क्या ये डिमोनिक हाइब्रिड को बायोलॉजिस्ट के जरिए स्टडी किया गया है, ये कुछ ज्यादा ही अजीब है। आखिर ये मॉन्स्टर ये एक डरावनी फिल्म जैसे क्यों दिखती है। इसी के साथ हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि बिल्कुल बल्बासौर जैसी लग रही होती है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। जो कि देखते हुए वो सभी एरो से उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो एरो उस पर कोई भी काम नहीं करती क्योंकि उसके पीठ के ऊपर एक बड़ा सा शेल होता है। जो कि देखते हुए उनमें से एक पर्सन कह रहा होता है, महाराज बो और एरोस उसके ऊपर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, आखिर हम क्या करें। तो ये सब देखते रोलैंड मनीवन कह रहा होता है, ये एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। इसके स्ट्रॉन्ग शेल की वजह से ये एक चलता फिरता टैंक से अलग नहीं है, यहाँ तक कि दुनिया का सबसे अच्छा आर्चर भी इस टैंक को तोड़ नहीं सकता है। इसी के साथ वो कार्टर और आयरन एक्स से कह रहा होता है, दोनों ही तैयार हो जाओ और इस पे शूट करो। जो कि सुनते हुए दोनों ही उसके ऊपर शूट करते हैं, लेकिन उसका शेल इतना ज्यादा हार्ड होता है कि उसे कुछ भी नहीं होता। जहाँ पे वो काफी तेजी से उनकी तरफ ही बढ़ रहा होता है। ये देखते हुए वो लोग घबरा रहे होते हैं और कहते हैं, वो तो हमारी तरफ ही बढ़ रहा है और ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ये सब देखते हुए रोलैंड मनीवन कह रहा होता है, तो फिर बंदूक भी इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। इसी के साथ वो उन लोगों से कह रहा होता है, सभी लोग शांत हो जाओ और घबराओ मत। इसी के साथ वो वाइस कैप्टन वैन से कह रहा होता है, वाइस कैप्टन वैन अपने साथ कुछ लोगों को लेकर जाओ और स्टोरेज रूम से डायनामाइट को लेके आओ। इसी के साथ वो सभी लोगों से कह रहा होता है, सभी लोग मेरी बात सुनो। वो ये कह रहा होता है कि तभी अचानक से वो दीवार हिलने लगती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बल्बासौर यानी कि वो मॉन्स्टर उस दीवार से टकरा जाता है और उसे तोड़ने लगता है। जहाँ पे सभी लोग कह रहे होते, रुको ये आवाज, आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि वो इस दीवार को तोड़ रहा है। यहाँ पर रोलैंड ये सब देखते हुए मनीवन कह रहा होता है, शिट मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये ऐसा कुछ कर सकता है। इस
दीवार की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इस मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ ये उससे भी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये जो दीवार है ये हिल रही है और अगर ऐसे चलता रहा तो ये टूट जाएगा। इसी के साथ वो अपने साथियों से कह रहा था जल्दी से यहाँ से भागो, ये दीवार टूटने वाली है। वो ये कह रहा होता है कि तभी वो जो दीवार होती है वो टूट जाती है और वो नीचे गिरने वाला होता है कि तभी वहाँ पे नाइटिंगेल आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। जहाँ पे ये देखती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है नाइटिंगेल क्या तुम इतने समय से यहीं पर ही थी? तभी नाइटिंगेल उसे नीचे लाते हुए उसे बचा लेती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस पूरी के पूरी दीवार को तोड़ चुका होता है। ये देखते हुए वो नाइटिंगेल इससे कह रही होती है मैं यहाँ पे इसलिए आई क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में चिंतित थी, लेकिन तुम आकर इस प्रॉब्लम से कैसे निपटोगे? दीवार में एक बहुत ही बड़ा छेद हो चुका है और अगर तुम जल्दी नहीं करते हो तो पूरा का पूरा बॉर्डर टाउन ये खतरे में पड़ जाएगा। तो रोलैंड उससे कह रहा होता है ये अभी भी ठीक है क्योंकि हमारा ट्रम्प कार्ड अभी तक आया नहीं है, तब तक हमें रुकना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वैन आ जाता है जिसके हाथों में वही डायनामाइट्स होती है। जहाँ पे आयरन एक्स उससे कह रहा होता है जल्दी करो, इसके फ्यूल को जलाओ और इसे उस मॉन्स्टर के सामने रख दो, मुझे सब कुछ शांति से करनी होगी। इसी के साथ वो उसके वायर को खींचता है और उसे वहीं पर ही रख देता है, जहाँ पे वो काफी तेजी से आगे की ओर भागने लगता है और रिपोर्ट करते हुए कह रहा होता है डायनामाइट को जला दिया गया है, सभी लोग नीचे उतर जाओ। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे वो मॉन्स्टर उस डायनामाइट के ऊपर कदम रखता है वैसे ही वो फट जाती है, जो कि देखते सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं डीमन ये तो एक हिट में मर चुका है। जो कि देखते हुए रोलैंड कह रहा होता है तो बताओ इसके बारे में क्या है, अब सब कुछ ठीक है ना? तभी एक आवाज आती है और एक पर्सन कह रहा होता है रुको, यहाँ पे और भी सारे हैं और ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर का एक बड़ा ग्रुप है और दीवार भी टूटा हुआ है, आखिर हम क्या करें? तो उसकी बातें सुनते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर्स हैं जो कि उनकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। जहाँ पे ये देखते हुए वहाँ के लोग कह रहे होते शिट ये तो काफी ज्यादा है और इसी के साथ वो सभी अपने शील्ड से उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं कोई रास्ता नहीं है, हम इन्हें रोक नहीं सकते हैं। ये सब देखते रोलैंड बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। जहाँ पे वो मन ही मन कहता है दीवार टूट चुकी है, हमारा प्लान ये तीतर भीतर हो चुका है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए? तभी हम देखते हैं कि वो जो बड़ा सा पिग होता है वो उन सभी को दूर फेंकते हुए अंदर की तरफ आने लगता है। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है जो कि आगे की तरफ बढ़ती है। उसे देखते हुए उनमें से एक पर्सन कह रहा होता है अरे तुम कहाँ पे जा रही हो, यहाँ पे खतरा है, वापस चले जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये लेडी और कोई नहीं बल्कि एना होती है जो किसी मॉन्स्टर के सामने जाते हुए खड़े हो जाती है, जहाँ पे वो अपनी फायर पावर की यूज करती है और उसे काफी इजीली जला देती है। जो कि देखते सभी लोग कह रहे थे कि क्या वो फायर का यूज कर सकती है? तो उसी तरफ से देखते हुए रोलैंड भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे वो कह रहा था रुको कि क्या ये एना है, लेकिन मैंने कभी भी अपने बैटल प्लान्स में एना को शामिल नहीं किया है और टाउन के इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए एना बहुत ही ज्यादा प्राइसलेस है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? मैंने उसे खतरे से बचाने के लिए स्पेशली बीमार लोगों के वार्ड में रखा था, लेकिन आखिर वो कैसे बाहर निकल गई? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ब्रायन आता है जो कि रोलैंड के सामने झुक जाता है और इसे कह रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मिस एना दीवार पर आपकी सेफ्टी को लेके बहुत ही ज्यादा चिंतित थी और उन्होंने यहाँ पे आने पे जोर दिया, मैं उसे बिल्कुल भी रोक नहीं पाया। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड मनी मन कह रहा होता है ओरिजिनली मैंने नाना का यूज करके सिविलियन आर्मी के ओपिनियन को मेरे फेवर में लाने के बारे में सोचा था और एक बार जब लोग डायनो को एक्सेप्ट कर लेंगे तो मैं एना को सबके सामने लेके आऊंगा, लेकिन अब ये बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है या फिर कहो जल्दी हो चुका है। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है इसमें माइंड मत करो, जल्दी से एना को प्रोटेक्ट करो। इसी के साथ वो नाइटिंगेल से कह रहा होता है नाइटिंगेल तुम भी ऐसा करो। तो नाइटिंगेल उससे कह रही होती है मैं समझ सकती हूँ, प्लीज सावधान रहना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एना को देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं, लेकिन वो सभी रोलैंड की बातें मानते हुए उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तभी एना फिर से अपनी पावर को यूज करती है और फायर की बड़ी सी वॉल क्रिएट कर देती है, लेकिन फिर भी वो जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो अंदर आ रहे होते हैं। जो कि देखते हुए एना रोलैंड की तरफ देखती है, जहाँ पर रोलैंड मनी मन कह रहा होता है मैं समझ चुका हूँ, अब तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। इसी के साथ वो कार्टर से उसी गन को ले लेता है और उस वुल्फ के सर के ऊपर शूट कर देता है और उसे मार देता है। जहाँ पे ये सब देखते सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और कहते कि क्या हमारे महाराजा ने गन चलाई है? तभी रोलैंड कह रहा होता है ये वॉल फिर से रिस्टोर हो चुकी है, हर कोई इस वॉल की तरफ वापस आओ। इसी के साथ स्पीयर को तैयार करो और इन्हें मारने के लिए तैयार हो जाओ। हमें अपने वाटर टाउन के वॉल को प्रोटेक्ट करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसकी बातें सुनते हुए सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पे वो सभी मिलके उन्हीं मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। जहाँ पे आखिरी वाले को भी वो सभी मार डालते हैं और कह रहे होते फाइनली हम लोग जीत गए हैं, हम लोगों ने इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार डाला है और ये सब हमारे महाराज की वजह से हुआ है। महाराज ने एक्चुअली ऐसा कर दिखाया
दिखाया है, जहाँ पे कार्टर कह रहा होता है आपकी गन और आपकी डायनामाइट से हमने इस दुश्मनों को हरा दिया है जो कि हमसे कई ज्यादा आगे थे। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड कह रहा होता है यह हर किसी के एफर्ट का रिजल्ट है, खासकर एना। तभी उसे कुछ याद आता है जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है मैं कमांड को संभालने में इतना ज्यादा बिजी था कि मैं एना के बारे में भूल ही गया। इसी के साथ वो कार्टर से कह रहा होता है आखिर मुझे उसे सिविलियन आर्मी को कैसे समझाना चाहिए, उसे शैतान के रूप में नहीं देखा जाएगा, है ना। इसी के साथ वो घबराते हुए आगे बढ़ता है। तभी वो देखता है कि सभी लोग एना के सामने झुक रहे होते हैं और एना वहाँ पे आगे बढ़ रही होती है। तो उसे देखते हुए रोलैंड मनी मन कह रहा होता है भले ही ये अननोन पावर ये काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, जबकि वो हमारे साइड में है तो कोई भी कंप्लेन नहीं करेगा। और यही ट्रस्ट और ग्रेटिट्यूड को सबके सामने लेके आता है। इसी के साथ वो एना से कह रहा होता है एना क्या तुम ठीक हो। तो एना से कह रही होती है महाराज मैं ठीक हूँ। वो ये कह रही होती कि तभी वो नीचे गिर जाती है, लेकिन रोलैंड उसे पकड़ लेता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें क्लियर वाटर पोर्ट ग्रेसिया के रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रेसिया कह रही होती है मेरे फादर एलिंग विंबलडन किंग ऑफ ग्रे कैसल मर चुके हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक लेटर होता है। उसे देखते हुए रियान कहता है क्या, लेकिन कैसे। तो वो उसे कह रही होती है यहाँ पे ये लिखा है कि मेरे भाई गैरल ने उसे मार डाला, जहाँ पे उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया और उसे फांसी की सजा दे दी गई। तो इसकी बातें सुनते हुए रियान बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कहता है लेकिन ये तो एबनॉर्मल है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो उससे कह रही होती है बेशक ये एबनॉर्मल है, हालांकि मेरा भाई थोड़ा सा मूर्ख है, लेकिन वो इतना भी ज्यादा मूर्ख नहीं कि वो मरना चाहे। किसी और के इन्फ्लुएंस के बिना वो ऐसा कभी नहीं कर सकता था और ये साफ रूप से एक साजिश है और मेरे भाई तिमोथी के अलावा और कौन ऐसी चीज कर सकता है। यहाँ तक एक अंधा आदमी भी इसमें सच्चाई देख सकता है। आखिरकार वही है जो कि सबसे ऊपर आता है, लेकिन फादर के लिए उसका बहुत ही ज्यादा प्यार था, तो ये पूरी तरीके से अननेसेसरी लगता है। तो उसकी बातें सुनते हुए रियान कहता है तो फिर आखिर उसने ये सब क्यों किया। ये सुनते हुए ग्रेसिया कह रही होती है क्योंकि वो मुझसे डरता है, वो ब्लैक फ्लैग से डरता है और ये कदम पूरी तरीके से शुद्ध था। हालांकि तिमोथी ने किंग के मौत का दोष गेराल्ड पर डाल दिया, उसने सिर्फ जनता को पागल बना दिया, लेकिन अगर वो पूरे के पूरे ग्रे कैसल का कंट्रोल चाहता है तो उसे और भी ज्यादा टाइम लगेगा और इसलिए मुझे अपने प्लान्स को चेंज करना होगा। उसकी बातें सुनते हुए रियान कह रहा होता है इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तो वो उससे कह रही होती है एक बार जब वो सिंहासन पर बैठ जाए तो वो जिस चीज को सबसे पहले ढूंढेगा वो मैं होंगी, तो इसलिए हम कल ही यहाँ से रवाना होंगे। तो उसकी बातें सुनते हुए रियान कहता है क्या रवाना होंगे, लेकिन महारानी क्या ऐसा है कि आप चाहते हैं। वो ये कुछ कहने वाला होता है कि तभी ग्रेसिया उसे कह रही होती है जो कि तिमोथी 5 साल तक इंतजार नहीं करने वाला है तो मैं उसे निराश नहीं करूंगी। तो रियान उससे कह रहा होता है लेकिन अभी अभी तो आपने कहा कि किंग विंबलडन जा चुके हैं तो पूरा का पूरा किंगडम अभी शोक में होगा। तो वो उससे कह रही होती तो फिर क्या हो गया है, क्या ये मेरे लिए रोने का टाइम है। रियान घबराते हुए कहता नहीं ऐसा नहीं होगा। तभी ग्रेसिया से कह रही होती जाओ ब्लैक फ्लैग फ्लीट के कैप्टन को मेरे लिए गैदर करो। और फिर इसी के कुछ समय बाद हमें फिर से बॉर्डर टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम रोलैंड को देखते हैं जो कि कह रहा होता है उस दिन के बाद दीवार के पास कोई भी ग्रुप नहीं दिखा दिया। जो सैनिक घायल हुए थे वो पूरी तरीके से ठीक हो गए और ड्यूटी पर वापस लौट गए। इसी के साथ हर किसी की हिम्मत बढ़ गई और जहाँ पे टूटी दीवार थी वहाँ पे कार्टर ने हाइब्रिड शेल को ब्लॉक करने की व्यवस्था की, जिससे कि वो दीवार के साथ एक हो गया और मॉन्स्टर के ग्रुप के खिलाफ हमारी जीत हासिल करने का सबसे बड़ा वजह वो एना थी। लेकिन हालांकि 1 सप्ताह हो गया लेकिन वो अभी तक नहीं जागी है। इसी के साथ वो एना के रूम पे जाती है जहाँ पे नाना और उसी के साथ नाइटिंगेल मौजूद होती है। जहाँ पे जाते हुए वो कह रहा होता है आज क्या वो आज ही होने वाला है। तो नाइटिंगेल उससे कह रही होती है हाँ आज आधी रात को। तो रोलैंड उससे कह रहा होता है तो क्या कोमा में रहते हुए वो अपनी मैच्योरिटी तक पहुंचेगी। तो नाइटिंगेल उससे कह रही होती नहीं वो अपने नींद में ही मर जाएगी। एक विच के मैच्योरिटी के समय आने वाला जो पेन उसे सिर्फ जागे रहकर ही सहन किया जा सकता है और जो इन डिमोनिक स्पिरिट से नहीं लड़ सकते हैं उनका बस एक ही रिजल्ट निकलता है और वो मौत है। मैंने अपने लाइफ टाइम में कई लोगों को मरते हुए देखा है। तो विच के साथ एकदम जानवर की तरह ट्रीट किया जाता है, जहाँ सिर्फ स्पोर्ट के लिए अपर क्लास के जरिए उन्हें मौत दी जाती है या फिर धीरे धीरे टॉर्चर करके उन्हें मार दिया जाता है। और जो जिंदा रहने के लिए इनफ फॉर्चुनेट है उन्हें अपने और अपने सिविलाइजेशन के बीच डिस्टेंस बनाने के लिए फोर्स किया जाता है और दुनिया से एकदम अलग रहना पड़ता है। और जहाँ तक उसी अननोन हॉली माउंटेन की बात है हम सिर्फ होप कर सकते हैं कि वो किसी छोटी सी जगह में मौजूद होगी। लेकिन एना ये डिफरेंट है। एसोसिएशंस के सिस्टर को छोड़कर ये पहली बार है जब मैंने किसी को एक विच के बारे में चिंतित होते हुए देखा है। खैर उसे इसकी जरूरत है, वो इसके लायक है, उसके साथ दुनिया में किसी भी इंसानों की तरह बिहेव किया जाना चाहिए। तो महाराज भले ही एना अपने मैच्योरिटी तक सरवाइव ना कर पाए लेकिन फिर भी उसे पहले ही अपना हॉली माउंटेन मिल चुका है। ये कहते वो काफी ज्यादा उदास होती है। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड एना की सारी बातें याद करता
है, जहाँ पे वो एना का हाथ पकड़ लेता है और कह रहा होता है मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसे देखते हुए नाइटिंगेल उसे थैंक यू कहती है। तभी वहाँ पे एक हवा का झोंका आता है, जो कि देखते नाइटिंगेल कह रही होती है ये शुरू हो चुका है, एना का मैजिक एजिटेट होना शुरू हो चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि नाइटिंगेल देख पा रही होती है कि उसकी मैजिक जो पॉइंट होती है वो बढ़ रही है, उसकी एनर्जी बढ़ रही है। जहाँ पर रोलैंड उसे मोमबत्ती को भी नोटिस करता है जिसकी फ्लेम चेंज हो रही होती है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है क्या ये डीमन की स्पिरिट है, लेकिन मैं एना के अंदर कुछ भी चेंज होते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। तभी वो जो मोमबत्ती होती है वो बुझ जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, जो कि देखते हुए वो तीनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी अचानक से वो मोमबत्ती जल जाती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो फ्लेम होती है वो अब ग्रीन कलर की होती है। ये देखते हुए वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। तभी एना की आंखें खुलती है, जो कि देखते रोलैंड उसे उठाते हुए कह रहा होता है एना क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, क्या मैं देख सकता हूँ, क्या तुम्हें इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है या फिर कोई और दिक्कत, क्या तुम बात कर सकते हो, क्या तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ। और ऐसे वो कई सारी बातें करता है। तभी नाइटिंगेल उससे कह रही होती है महाराज एना अभी जागी है। तो उसे देखते हुए रोलैंड माफी मांगते हुए कह रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी एना अपना हाथ आगे करती है और अपने मैजिक से फायरबॉल क्रिएट करती है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। तो उसे देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं उसकी फ्लेम ये ग्रीन में बदल गई। जहाँ पे ये देखते रोलैंड अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे फ्लेम के अंदर रखता है, जहाँ पे उसकी हाथ जरा सा भी नहीं जलती। इसी के कुछ समय बाद हम रोनाल्ड को देखते हैं, जो कि नाइटिंगेल से कह रहा होता है एक फेयरवेल, क्या तुम यहाँ से जा रही हो, क्या तुम वापस एसोसिएशन में जाने वाली हो। तो ये सुनते हुए वो उससे कह रही होती है हाँ एना अब न सिर्फ अवेकन हुई है बल्कि वो डेविल के पोजीशन से भी बच चुकी है। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा क्यों है, लेकिन मुझे लगता है कि वो पीसफुली मैच्योरिटी तक पहुंचने वाली पहली विच है और तुमने देखा कि उसका फ्लेम वो बदल चुकी है। तो इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है कि ये उसकी नई एबिलिटी है। वो ग्रीन फ्लेम वो पूरी तरीके से उसके माइंड के साथ सिंक है, जहाँ पे ये एक सेफ टेम्परेचर बनाए रख सकता है और किसी भी मूवमेंट इसे बढ़ाया जा सकता है और इसी के साथ इसे 5 मीटर के रेडियस के अंदर मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। ये कहते हुए वो पहले की बात याद कर रही होती है, जहाँ पे वो कहती है एना के अंदर का जो मैजिक है वो एक्सट्रीमली पावरफुल है और लॉजिकली कहूँ तो इसके बदलने के लिए उस पर बहुत ही भयानक इफेक्ट पड़ना चाहिए, लेकिन आखिरकार किसी वजह से वो बिना किसी दिक्कत के मैच्योर हो चुकी है। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है मेरा गेस यह है कि दीवार पर फाइट करने के दौरान एना ने बहुत ही ज्यादा फायर का यूज किया, जिससे कि उसके अंदर का मैजिक खत्म हो गया और इस तरीके से हमने डीमन के इफेक्ट को खत्म कर दिया। और आफ्टर ऑल विच इस मैजिक के एम्बॉडीमेंट होते हैं, जहाँ के इसके वेसल के रूप में इसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा होगा। लेकिन आजकल विच के साथ भेदभाव किया जाता है और उन्हें इंसानों से दूर किया जाता है। रिजल्ट के तौर पे वो सिर्फ अपनी पावर को छिपा सकते हैं और नॉर्मल सिटीजन की तरह काम कर सकते हैं। जहाँ पे जो विच मैच्योर होने के बाद मर गई है, तो मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उनके अंदर का मैजिक कहीं नहीं गया और उन्हें नुकसान पहुंचा। तो नाइटिंगेल से क्या रही होती है ये कोई बुरी सोच नहीं है, तो मैं जल्द से जल्द एसोसिएशन में इसके बारे में अपनी बहनों को बताऊंगी। तो ऐसे भी ऐसे कई लोग हैं जो कि इस विंटर में बहुत ही मुश्किल से गुजर रहे होंगे और अगर वो सरवाइव कर लेते हैं तो मैं उन्हें यहाँ पे लेके आऊंगी और मुझे आशा है कि तुम उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे जैसे कि तुमने एना के साथ किया। तो उसकी बात सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है मैं इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, लेकिन अगर हम डीमन मंथ के एंड तक इंतजार करें तो ये बहुत ही ज्यादा देर हो जाएगी, है ना। और आजकल ये मौसम भी बहुत ही ज्यादा खराब है, इसी के साथ डीमंस भी इधर उधर भाग रहे हैं और ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो उसकी बात सुनते हुए वो उससे कह रही होती है अगर मैं वहाँ पे एक दिन पहले भी पहुँच सकूँ तो 100-200 से ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता है। तो प्लीज चिंता मत करो, वैसे भी ज्यादा डीमंस मेरी प्रेजेंस को महसूस नहीं कर सकते हैं। तो ये सुनते हुए वो उससे कह रहा होता है तो फिर ठीक है, लेकिन आखिर तुम्हारे अवेकनिंग के बारे में क्या, आखिर ये कब होगा। तो वो उससे कह रही होती है वो इस विंटर के एंड में होगा, यानी कि स्प्रिंग के शुरुआत में, लेकिन इस बात की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सालों से इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है ठीक है मैं समझ सकता हूँ, खैर अपना ध्यान रखना। तो उसकी बातें सुनते हुए उसके सामने झुकते हुए कह रही होती है हम जल्दी मिलेंगे महाराज, और इसी के साथ वो वहाँ से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ रोलैंड मनी मन कह रहा होता है ये तो बिल्कुल पहले की तरह है, हमेशा बिना किसी निशान के गायब हो जाना और बिना वार्निंग के सामने आना, सच में ये बिल्कुल अलग है। और इसी के साथ वो बैठते हुए मनी मन कह रहा होता है अगर मेरी हिपोथेसिस सही है तो ये विचेस के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, जहाँ पे नाना को भी ये तकलीफ हो सकती है, तो मैं उन्हें यूं ही बैठे रहने नहीं दे सकता हूँ। और इसके अलावा मुझे ये पता लगाना होगा कि एसोसिएशन को कहाँ पे रहना है,
इसके अलावा स्टीम इंजन 2, उसका प्रोडक्शन और साथ ही स्प्रिंग टाइम में आने वाली एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। सच में मेरे पास काफी सारा काम है। तभी वहाँ पे भैरव आता है और कह रहा होता है महाराज लॉन्गसोंग फोर्ट्रेस से एक मैसेंजर आया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे वही मैसेंजर यानी कि पेट्रोव आता है, जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के सामने बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे पेट्रोव थोड़ा सा परेशान लगता है और इसी के साथ वो रोलैंड को एक ऑफर देता है, जहाँ पे उस ऑफर को देखते हुए रोलैंड मनी मन कह रहा होता है हनीसगल फैमिली से इस मैसेंजर ने ये कहा है कि वो लॉन्गसोंग फोर्ट्रेस पर एरिस्टोक्रेट के साथ बॉर्डर टाउन के ट्रेड पर बात करना चाहते हैं। और उसके एक्सप्रेशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि क्या चीजें खराब हो गई थी। तभी वो उस चीज को पढ़ता है और कह रहा होता है रुको क्या किंग मर चुके हैं। वैसे गाइस बारिश हो रही है तो प्लीज अगर कोई आवाज आए तो माफ कर देना। बहुत ज्यादा बारिश हो रही है लेकिन क्या करें मजा तो आ रहा है, ठंडा ठंडा मौसम और वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे वो पेट्रोव उससे कह रहा होता है महाराज ड्यूक रैंड के ऑर्डर के तहत इसे आपको इन्फॉर्म करने के लिए कहा गया है, जहाँ पर रॉयल फरमान ये समाप्त हो चुका है और विंटर खत्म होने से पहले ही आपको तुरंत कैपिटल में वापस लौटना होगा। ग्रे कैसल के नए मैजेस्टी टिमोथी विंबलडन पिछले 6 महीनों के अकॉर्डिंग आपको ऑफिशियली एक पोजीशन असाइन किया है। तो उसकी ये सारी बातें सुनते हुए रोलैंड बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। इसके कुछ समय बाद बैरव उससे कह रहा होता है महाराजा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये एक ट्रू ट्रेजेडी है। राजा ने अपनी लाइफ बहुत ही ज्यादा बेशर्मी से खोया है। उनके खुद के बेटे फर्स्ट प्रिंस ने उन्हें मार डाला। तो आखिर आपको नेक्स्ट स्टेप कौन सा होने वाला है महाराज? तो उसकी बातें सुनते हुए वो उससे कह रहा होता है तो गैरल्ट ने उसे मारा है, ये काफी ज्यादा सस्पिशियस है। खैर मैं अपने दोनों सिस्टर्स के मूवमेंट को देखने के बाद इस पर डिसीजन लूंगा। इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है हालांकि मैं गर्ट्स या विंबलडन के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन वो डेफिनेटली रेकलेस टाइप नहीं है और वो इतनी आसानी से कैपिटल के लिए नहीं निकलेगी। मैं बस उसके लीड को फॉलो करूंगा। इसी के साथ वो कहता है ये नहीं कहा जा सकता कि पावर के इस बदलाव से कैपिटल में कैओस फैल जाएगी या फिर नहीं, लेकिन हम सबसे पहले जो करने जा रहे हैं वो तुम्हारी फैमिली को बहुत ही ज्यादा दूर ले जाना है। तुम कार्टर और सबके लिए जो काम करता है हर कोई अपने घर पर एक लेटर लिखेगा और मैं अपने गार्ड्स को छिपने के लिए उन्हें दूसरे सिटी में लेके जाऊंगा। तो उसकी बातें सुनते हुए वो कह रहा होता है इस बात के लिए थैंक यू महाराज। तभी रोलैंड उससे कह रहा होता है इसके अलावा मैं इस टाउन के मेटल एक्सपोर्टिंग को बंद करना चाहता हूँ, मैं बस रॉक और जेम्स को ही बेचूंगा। इसी के साथ बाकी मैं मेटल्स को अपने लिए यूज करना चाहता हूँ और साथ ही मैं और भी ज्यादा लोगों को सेना में शामिल करना चाहता हूँ। तो उसकी ये सारी की सारी बातें सुनते हुए भैरव काफी ज्यादा परेशान होता है, जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है मैसेंजर का ये लीडर ये सच में एक नाइटमेयर निकला, लेकिन क्या मैं सच में खत्म होने वाला हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं, ये एक चमत्कार है जहाँ पे गॉड मेरे साथ दे रहे हैं। जब तक मैं इस बॉर्डर टाउन में रहूंगा तब तक डेफिनेटली कोई ना कोई मुझे बाइट करेगा, जैसे कि लॉन्गसोंग फोर्ट्रेस से ड्यूक रियान। और एक बार जब ये डीमन का मंथ बीत जाए काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज ये है कि वो एक नए एडमिनिस्ट्रेशन के नेम पर किंगडम को वेस्ट की ओर बढ़ाने की कोशिश करेगा और ये बिल्कुल वही होगा जिसकी मुझे जरूरत है। लेकिन बॉर्डर टाउन में सिर्फ 2000 लोगों के साथ मेरे माइंड्स में जो अनगिनत प्लान है वो पॉसिबल नहीं है। स्लेव, आउटसोर्सिंग, अरेंज मैरिजेस, चाइल्ड बर्थ और लॉ ये सारी चीजें अनरीजनेबल है। लेकिन एक बार जब मैं लॉन्गसोंग फोर्ट्रेस पर अपना कंट्रोल हासिल कर लूंगा तो मैं एक बड़ी लेबर फोर्स को हासिल कर लूंगा और वो मेरे फ्यूचर की वेल्थ का फाउंडेशन बनेंगे। तो क्या पॉपुलेशन ग्रोथ का यह सबसे बेस्ट तरीका नहीं है? इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें द नॉर्थ एंड माउंटेन रेंज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम नाइटिंगेल को देखते हैं जो कि गुफा के सामने होती है और इसी के साथ वो अपना कदम आगे बढ़ाती है कि तभी उसके सामने कई सारे लीव्स आ जाते हैं जो कि उसी गुफा को बंद कर देते हैं। जहाँ पे ये देखते हुए नाइटिंगेल कह रही होती है ये मैं हूँ लीफ। तो उसकी बातें सुनते हुए लीफ उसके सामने आती है और उससे कह रही होती है नाइटिंगेल क्या तुम वापस आ चुके हो? तो वो उससे कह रही होती है हाँ ऐसा ही है। वैसे वो बाकी दोनों सिस्टर कहाँ पे है? तो उसकी बातें सुनते हुए लीफ उससे कह रही होती है वो एरिन और एशले थे, लेकिन वो दोनों अपनी मैच्योरिटी तक नहीं पहुँच पाए और ये तो पहले से ही नॉर्मल था। खैर चलो अंदर चलते हैं, वेंडी तुम्हें बहुत ही ज्यादा याद कर रही है और इसी के साथ वो उसे अंदर लेके जाती है, जहाँ पे जाते हुए नाइटिंगेल कह रही होती है वेंडी मैं वापस आ चुकी हूँ। तो उसे देखते हुए वेंडी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और इससे कह रही होती है वेरोनिका घर पर तुम्हारा स्वागत है। तो उसकी बात सुनते हुए नाइटिंगेल उससे कह रही होती है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है अब मैं वो कमजोर लड़की वेरोनिका नहीं हूँ, मैं अब एक पावरफुल विच हूँ और मुझे ऐसा कहना बंद करो। तो उसकी बातें सुनते हुए वेंडी उसके पास आती है और उसे कह रही होती है वेरोनिका ये जर्नी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हार्ड होगी है ना? क्या तुम्हें सर्दी लगी है और क्या तुम्हें भूख लगी है? तो नाइटिंगेल उससे कह रही होती है वेरोनिका अब यहाँ पे नहीं है, मेरा नाम नाइटिंगेल है। तो वेंडी
उससे कह रही होती है तुम अब भी वही हो, वैसे भी पास्ट को नाकारने से कुछ गायब नहीं हो जाएगा और ऑफ कोर्स ये तुम्हारी चॉइस है। खैर नाइटिंगेल, मैं लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो उसकी बातें सुनते हुए नाइटिंगेल उसे गले लगा लेती है। वैसे गाइस इसका रियल नेम वेरोनिका है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वेंडी उससे कह रही होती है वैसे वो लड़की जिसका नाम एना था उसका क्या हुआ, क्या तुम उसे बचा पाई। तो उसकी बातें सुनते हुए नाइटिंगेल उससे कह रही होती है नहीं, उसे हमें बचाने की कोई भी जरूरत नहीं है, असल में उसने हम सभी को बचाया है। इसी के साथ वहाँ के लीडर रोनाल्ड विंबलडन है जो कि गिरे कैसल के 4th प्रिंस है और वो हमें साथ लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। और इसी के साथ उन्होंने ये भी वादा किया है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सभी विचेस उनके टेरिटरी में एक साथ रह सकेंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि बाकी के लोग रहते हैं। और ये सारी की सारी बातें वो अपनी सभी सिस्टर को बता रही होती है। जहाँ पे उसकी बातें सुनते हुए वेंडी उससे कह रही होती है क्या उसने सच में ऐसा कहा। तो नाइटिंगेल कह रही होती है हाँ, मेरे पहुंचने से पहले ही उसने एना और नाना को बचा लिया था और प्रिंस को नहीं लगता कि विच की पावर्स ये डेविल से आती है। उसने कहा कि हमारी पावर हमारे खुद के अंदर से आती है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो सभी घबराने लगते हैं और आपस में अजीब अजीब बातें करने लगते हैं। तो उन्हें ऐसा कहते हुए देख वेरोनिका यानी कि नाइटिंगेल चिल्लाती हुई कह रही होती है वेंडी, और तुम सभी लोगों में से मेरी एबिलिटी ये सबसे बेहतर है। इसी के साथ मैजिक के फ्लो को देखने के अलावा मैं ये भी बता सकता हूँ कि कोई झूठ बोल रहा है या फिर नहीं। इसी के साथ प्रिंस ने ये कहा है कि वो विच की रक्षा करना चाहते हैं और अगर जरूरत पड़े तो चर्च से लड़ने को भी तैयार है और यही सच है। इसी के साथ वो उसी स्टीम इंजन के प्रोजेक्ट पेपर को बाहर निकालती है जहाँ पे वो कह रही होती है यह है स्टीम इंजन जिसे उन्होंने डिजाइन किया है और ये उनका और एना के साथ मिलकर बनाया गया एक प्रोडक्ट है। वो सच में सभी विचेस को अपने साथ लेना चाहते हैं और इसके अलावा शायद हम उसी हॉली माउंटेन की जैसा ही एक परफेक्ट प्लेस ढूंढ सके। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है जो कि देखते हुए नाइटिंगेल उसके सामने झुक जाती है और कह रही होती है हेलो टीचर। तो जो टीचर होती है वो उससे कहती है मैंने ये कहानियाँ सुनी है जो कि तुम फैला रहे हो और तुम ये क्या कह रहे हो, हमने हॉली माउंटेन को ढूंढने के लिए जो कुछ भी किया क्या वो सब कुछ गलत है। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम तिमोथी को देखते हैं जहाँ पे वो एक गार्ड से कह रहा होता है क्या चर्च ने इसे कंफर्म किया है। तो वो जो गार्ड होता है वो कह रहा होता है हाँ महाराज, चर्च ने ये वेरीफाई किया है कि इस स्टोन को बदला नहीं गया है और ना ही इसने अपनी पावर को खोया है। सर ये जो स्टोन है डिवाइन जजमेंट या ऑफ कोर्स शैतानी ताकतों के खिलाफ सबसे ग्रेटेस्ट वेपन है और अगर ये फेल हो गया होता तो चर्च पर पहले ही विचेस कब्जा कर लेती। तो उसकी बातें सुनते हुए तिमोथी उसे कह रहा होता है लेकिन इससे इस पॉसिबिलिटीज को खारिज नहीं किया जा सकता कि इसमें विचेस का हाथ हो सकता है। इसी के साथ वो मन मन कह रहा होता है फादर का अचानक सुसाइड करना ये वो चीज है जिसमें विचेस सबसे ज्यादा बेस्ट होती है। इसी के साथ वो अपने हाथ को उस स्टोन की तरफ आगे बढ़ाता है जहाँ पे वो कह रहा होता है विचेस को पकड़ते रहो और उन्हें ढूंढ के कैपिटल में लाते रहो। ये कहते हुए वो उस स्टोन को देख रहा होता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम नाइटिंगेल को देखते हैं जिसकी आंखें खुलती है जहाँ पे हम देखते हैं कि वो एक जगह एक खंबे से बंधी हुई होती है जहाँ पे पहले की बातें याद करती है जहाँ पे वो टीचर कह रही होती है बस बहुत हुआ। वो एक प्रिंस जो कि विच से नफरत नहीं करता है, ये तो एक मेंढक को चुमने जैसा है। इसी के साथ वो सभी लोगों से कह रही होती है सिस्टर्स क्या तुम भूल गए हो इंसानों ने तुम्हारे साथ कैसा बिहेव किया एक झूठे गॉड के नेम पर। वे तुच्छ कायर लोग अपनी स्वार्थ और अपनी चाबुक से हमारे ऊपर जुल्म करते हैं लेकिन डिवाइन जजमेंट स्टोन के बिना आखिर वो हमें कैसे रोकेंगे। इसी के साथ वो नाइटिंगेल से कह रही होती है ऐसा लगता है कि इंसानों ने तुम्हें पागल बना दिया है। मैच्योरिटी का पेन हमारे बॉडी और हमारे माइंड के अंदर एक सैक्रेड टेस्ट है। सिर्फ वो लोग जो मजबूत है वही इसे सरवाइव कर सकते हैं और वही लोग ट्रू पावर को अचीव कर सकते हैं और वही लोग सिर्फ हॉली माउंटेन के इटरनल पीस को ढूंढ सकते हैं। तो क्या तुम हमारे सिस्टर्स को जिन्होंने इस पेन को सहा है और डिस्क्वालीफाई हो गए हैं उन्हें बेकार समझते हो। उसकी बातें सुनते हुए नाइटिंगेल मनी मन कह रही होती है सफरिंग का एक ट्रायल ये तो चर्च के झूठ से बिल्कुल अलग नहीं है। अभी वो टीचर कह रही होती है बच्चे तुम्हारे लिए पलटना अभी भी पॉसिबल है, जो भी तुमने कहा है उसे भूल जाओ और मैं तुम्हारे कामों को माफ कर दूंगी और मैं तुम्हें अगली बार फिर से एसोसिएशन के एक मेंबर के रूप में स्वीकार कर लूंगी। तो उसकी बातें सुनते हुए नाइटिंगेल आगे बढ़ते हुए कह रही होती है तो फिर ठीक है मैं उन लोगों को अपने साथ लेके जाऊंगी जो कि मेरे साथ जाने को तैयार है और जो लोग यही रहना चाहते हैं ये उनका डिसीजन है। मैं तुम्हें बेस्ट लक कहूंगी। वो ये कह रही होती कि तभी अचानक से एक सांप आते हुए उसके पैर को डस लेती है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। इसी के साथ में पर्जन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो टीचर उसके सामने आती है और उससे कह रही होती है तो तुम जाग गए हो तो बताओ आखिरी जहर तुम्हें कैसा लगा।
वैसे ईमानदारी से कहूँ तो मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन तुमने सभी को तोड़ दिया। तो उसकी बातें सुनते हुए नाइटिंगेल काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है, जहाँ पे वो उससे कह रही होती है, मैं लॉक ऑफ डिवाइन जजमेंट पर बिलीव नहीं करती हूँ। और क्यारा, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? तो उसकी बातें सुनते हुए वो टीचर क्यारा से कह रही होती है, ये सिर्फ एक टूल है जो कि डिसओबीडिएंट बच्चों को पनिश करता है, और इसके रूप में तुम एक एग्जाम्पल हो। जो वेंडी ने तुम्हें एरिस्टोक्रेट से बचाया था, तो मैंने सोचा कि तुम हमेशा हमारे एसोसिएशन के साथ खड़े रहोगे, लेकिन अब तुम अपनी बहनों को उन्हें बेचने जा रहे हो ताकि तुम अपने पहले की सिचुएशन में वापस आ सको। तो उसकी बातें सुनते हुए नाइटिंगेल चिल्लाते हुए कह रही होती है, मैंने जो कुछ भी किया वो बस अपने सिस्टर्स के लिए किया, और मुझे आशा है कि अवेकनिंग के दौरान उन्हें सफर नहीं करना पड़ेगा। और ये मेरी पसंद नहीं है कि मैं तुम्हारे प्लान के रास्ते पे हूँ, लेकिन सिस्टर्स को ये तय करने की आजादी होनी चाहिए कि आखिर वो कैसे जीना चाहते हैं। बॉर्डर टाउन में बहुत ज्यादा बदलाव हो रहा है, और मेरे लिए लाया गया स्टीम इंजन का ब्लूप्रिंट ये उन चीजों में से एक है। तो उसकी बातें सुनते हुए क्यारा उसे वो ब्लूप्रिंट दिखाती है और उससे कह रही होती है, क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे हो? लेकिन इसमें जो भी लिखा है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे एक स्टील के टुकड़े को आखिर कैसे जलाया जा सकता है जबकि उसमें कोई लाइफ ही नहीं है? ये कहते हैं वो उस प्रोजेक्ट को जला देती है और कह रही होती है, क्या तुम हमें पागल समझते हो? और वैसे मेरा पेशेंस खत्म हो चुका है और ये तुम्हारा लास्ट चांस है। ये कहते हैं वो एक गर्म से लोहे को उसके गले के सामने रखती है और इससे कह रही होती है, अगर तुम हर्षोसियन के हर विच से माफी मांगती हो और कहोगे कि ये सारी बातें झूठ है तो मैं तुम्हें बख्श दूंगी, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगी और मेरे पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं बचेगा। तो उसकी बातें सुनते हुए नाइटिंगेल रोनाल्ड की बातें याद करती है, जहाँ पे वो मनी मन कह रही होती है, मैं सरेंडर नहीं करूंगी, अब मैं पहले की तरह वीक नहीं हूँ, मैं एक पावरफुल बिच हूँ और अगर मैं मर भी जाऊँ तो मैं घुटने नहीं टेकूंगी। और ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। तभी अचानक वेंडी की आवाज आती है और वो कह रही होती है, रुक जाओ टीचर, हर किसी के कलाई पर बंधे हुए कपड़ों को देखो, हम पहले ही अपने कई सारे सिस्टर्स को अलविदा कह चुके हैं और क्या तुम सचमुच एक दूसरा भी चाहते हो? तो उसकी बातें सुनते हुए क्यारा से कह रही होती है, क्या उसने तुम्हें भी फंसा दिया है? जागो वेंडी, ये सब झूठ है। तो वेंडी उससे कह रही होती है, मैं नहीं जानती हूँ और मैं उसके साथ बॉर्डर टाउन में जाने का प्लान भी नहीं बना रही हूँ, लेकिन मैं उसके एक बात से सहमत हूँ, हमारे सिस्टर को उनके इच्छा के अकॉर्डिंग आजादी होनी चाहिए। तो क्यारा कह रही होती है, ठीक है फिर हम देखते हैं कि आखिर कौन इसके साथ जाना चाहेगा। तो उसकी बातें सुनते हुए वहाँ पे कोई भी जाने वाला नहीं होता। तभी वेंडी कह रही होती है, इसलिए हमें नाइटिंगेल को छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे उसने एसोसिएशन के लिए कोई भी हार्मफुल चीज नहीं की है और मैं उसे मरते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। अब यहाँ पे लीव कह रही होती है, हाँ अगर वो इंसानों के साथ रहना चाहती है तो उसे जाने दो। और एक पर्सन कह रही होती है, चर्च और मैच्योरिटी ने पहले ही हमसे बहुत कुछ छीन लिया है, तो टीचर प्लीज फिर से एक बार सोचिए। तो सारा कह रही होती है, अपना वो बंद रखो और चुप रहो, अगर हमने उसे जाने दिया तो जब दूसरी या फिर तीसरी नाइटिंगेल आएगी तो हम क्या करेंगे? और अगर उसने किसी बेस पे हमारा लोकेशन को भेज दिया तो आखिर हम तो बर्बाद हो जाएंगे। ये कहते हैं वो काफी तेजी के साथ नाइटिंगेल पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी वेंडी अपनी मैजिक का यूज करती है और उसके हाथ से वो वेपन को नीचे फेंक देती है और इसी के साथ वो एक कॉइन को बहुत ही तेजी से आगे फेंकती है, जो कि नाइटिंगेल के गले पे उस डिवाइन स्टोन भी जाके लगता है, जिससे कि वो डिवाइन स्टोन टूट जाती है। इसकी वजह से नाइटिंगेल अब उस पावर को यूज कर सकती है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए सारा काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कह रही होती है, वेंडी तुम ट्रेटर कहीं के। और इसी के साथ वो एक स्नेक को समन करती है और वेंडी को डस लेती है। तभी वो देखते हैं कि नाइटिंगेल वहाँ से गायब होती है, जो कि देखते हुए वो कह रही होती है, नाइटिंगेल यहाँ से भागने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तभी अचानक उसके ऊपर एक अटैक होता है, जहाँ पे नाइटिंगेल उसी गर्म स्वॉर्ड को सहरा के अंदर डाल देती है और उसे लगभग खत्म कर देती है और इसी के साथ वेंडी को लेते हुए गायब होते हुए वहाँ से निकल जाती है। जहाँ पे ये सब देखते सहरा कह रही होती, जाओ और उसे मार डालो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाइटिंगेल और वेंडी दोनों ही बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे वेंडी कह रही होती है उन्हें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसी के साथ वो उसकी हालत को देखते हुए मनी मन कह रही होती है, लेकिन और एक दिक्कत यह है कि ये सारा का वेनम है और जहर इतनी तेजी से फैल रहा है कि अगर ऐसा चलता रहा तो वेंडी वो मर जाएगी। तो मुझे एक डिसीजन लेना होगा। और इसी के साथ वो दोनों ही एक जगह रुकते हैं, जहाँ पे नाइटिंगेल अपने नाइफ को निकालते हुए कह रही होती है, वेंडी तुम ठीक हो जाओगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ। इसी के साथ वो उसके हाथ को काटते हुए कह रही होती है, मैं अभी के लिए बस इतना ही कर सकती हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो उसके हाथ को काट देती है, जहाँ पे वो कह रही होती है, एक बार जब हम बॉर्डर टाउन में वापस लौट जाएंगे तो नाना ऐसे पहले की तरह ठीक कर देगी, लेकिन क्या ये सचमुच जिंदा रह सकती है? वैसे भी मुझे वहाँ पे पहुँचने के लिए 3 दिन लगेंगे और वैसे भी वेंडी के घाव से अभी खून बह रहा है, तो वो 3 या फिर 4 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगी। तभी वहाँ पे एक पर्सन अपीयर होता है, जो कि उससे कह रही होती है, क्या तुम लोगों को मदद की जरूरत है? उसे देखते नाइटिंगेल लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वो लेडी उससे कह रही होती है, कोई बात नहीं, मैं तुमसे लड़
जानना नहीं चाहती हूँ। तो नाइटिंगेल उससे कह रही होती है आखिर तुम कौन हो? तो वो लेडी उससे कहती है मैं लाइटनिंग हूँ और मैं हाल ही में एसोसिएशन में ज्वाइन हुई हूँ, लेकिन मैं हमेशा बाहर ही रहती हूँ और इसी वजह से तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। उसे देखते हुए नाइटिंगेल उससे कह रही होती है क्या सैरा ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है? तो लाइटनिंग उससे कह रही होती नहीं नहीं गलतफहमी मत समझो, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। तो नाइटिंगेल कहती है कि क्या? तो लाइटनिंग उससे कह रही होती है ये वही है जो कि तुमने कहा था, हमें अपनी मर्जी से जीने का अधिकार होना चाहिए, तो इसलिए मैंने तुम्हारे साथ जाने का फैसला किया है और ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसी के साथ वो अचानक से नाइटिंगेल के सामने आ जाती है और उससे कह रही होती है और वो सामान जिसके बारे में तुमने बात की है, अरे स्टील मशीन, भाप, ऐसा कुछ जो कि आवाज करती है, भाप छोड़ती है और ऐसा ही कुछ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, जहाँ पे वो कह रही होती है इसी के साथ मैं पूरी तरीके से एक एक्सप्लोरर हूँ और बेशक दिलचस्प जगहों पर मैं जाना चाहती हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए नाइटिंगेल उससे कह रही होती है तो क्या तुम भी जाना चाहती हो, लेकिन आखिर तुमने एसोसिएशन को ज्वाइन क्यों किया? तो वो उससे कह रही होती है क्या हॉली माउंटेन को ढूंढना क्या ये एक बिग एडवेंचर नहीं है? और वैसे सैरा स्पिरिट को जरा सा भी नहीं समझती है, तो वो अपना पूरा दिन पुरानी किताबों और रिकॉर्डों के इर्द गिर्द बिताती है और ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे कि वो उस हॉली माउंटेन को ढूंढ सके, जहाँ पे मैप में भी कोई भी निशान नहीं है। तभी नाइटिंगेल उससे कह रही होती है वैसे तुम्हारी एबिलिटी क्या है, फ्लाइट या फिर और कुछ? तो वो उससे कह रही होती है हाँ, यहाँ तक कि अगर तुम दोनों मेरे साथ भी हो लेकिन फिर भी हम तीनों एक साथ हवा में उड़ सकते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो उन दोनों को कंधे पे बिठाती है, जहाँ पे वो कह रही होती है अरे तुम दोनों तो बहुत ही ज्यादा भारी हो, मुझे नहीं लगता कि हम लोग हवा में उड़ सकते हैं। और इसी के साथ वो सभी उड़ने लगते हैं, जहाँ पे लाइटनिंग कह रही होती है ऐसा लगता है कि हम 2 दिनों के अंदर बोरो टाउन में पहुंच जाएंगे। तो नाइटिंगेल उससे कह रही होती है वेंडी को जल्दी ही मेडिकल की जरूरत है, तो वो उससे कह रही होती है ऐसा लगता है कि तुम्हारा उसके साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता है और इसी के साथ उसने तुम्हें वेस्ट कैंप पे वेरोनिका कहा था, तो क्या ये तुम्हारा असली नाम है? तो क्या तुम एक दूसरे को काफी लंबे टाइम से जानते हो? तो वेरोनिका यानी कि नाइटिंगेल उससे कह रही होती है हाँ, एसोसिएशन में शामिल होने से पहले लोगों ने मुझे कठपुतलियों की तरह घुमाया और ये वेंडी थी जिसने मुझे बचाया। मेरी एक फैमिली थी जब मैं सिल्वर सिटी में 14 साल की थी, लेकिन एक कॉमनर अपराइजिंग में मेरे मॉम डैड वो मिसिंग हो गए, जहाँ मेरे चाचा मुझे और मेरे भाई को यानी कि हाइड को अपने साथ रख लिया, लेकिन उसी साल मेरी एबिलिटीज भी अवेकन हुई। हालांकि अंकल को इसके बारे में पता चल गया था और उन्होंने मुझे हाइट से दूर कर दिया और इसी के साथ मेरे स्किल को ट्रेन करने के लिए कैद कर दिया, जहाँ पे उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई जिंदा रहे बेहतर ये होगा कि मैं उनकी बात मानूं, जहाँ पे पॉइजनिंग, एम्बुशेस, असैसिनेशंस, इससे गिलियन फैमिली की वेल्थ ये बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। मेरा टास्क ये और भी ज्यादा गंदा और खूनी हो गया और अगर उसके लिए कहूँ तो उसके गंदे काम के लिए मेरी जो एबिलिटी थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन उसके कुछ सालों बाद जब मैंने दोबारा हाइडे को देखा तो वो बिल्कुल एक अजनबी था, जहाँ पे वो मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करता था और उसके बाद मैं एक ज़ॉम्बी की तरह थी। जब मैं मैच्योर होगी तो मेरे आसपास के चारों ओर के सलाखें मुझे और रोक नहीं सकी, जहाँ मैंने अपने अंकल को मार डाला और बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से निकल गई। फिर मेरी मुलाकात वेंडी से हुई। उसकी मुस्कान ये काफी ज्यादा वार्म थी, जो कि मेरे टूटे हुए दिल पर काम कर रही थी और वहाँ पे मेरी मुलाकात कई सारे बहनों से हुई, जहाँ उनका जन्म भी बहुत ही सफरिंग से हुआ, लेकिन उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया। लेकिन सैरा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो शांति और फ्रीडम के लिए विच को एक साथ ला सकती है। तभी वो लाइटनिंग कह रही होती है सैरा वो पागल हो चुकी है और दुख की बात यह है कि ज्यादातर एसोसिएशन के मेंबर्स तुम पर यकीन नहीं करते हैं, वैसे भी कोई भी यकीन नहीं करेगा कि एक प्रिंस विच के बारे में केयर करता है। तो उसकी बातें सुनते हुए नाइटिंगेल कह रही होती है लेकिन मैं उस पर यकीन करती हूँ। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम रोलैंड को देखते हैं जो कि बहुत ही जोरों से छींकता है और उसके सामने वो बड़ी सी इंजन होती है, जहाँ पर उसे देखते हुए एना उसे कह रही होती है महाराज क्या आप ठीक है? तो वो उसे कह रहा होता है मेरी चीखें रुक ही नहीं रही है, आखिर अभी कौन मुझे याद कर रहा है? वो ये कह रहा होता है कि तभी अचानक से आसमान से नाइटिंगेल और उसकी टीम आगे गिरती है, जहाँ पर उसे देखते हुए एना रोलैंड को पीछे हटा देती है और कह रही होती है महाराज इसे देखो, और इसी के साथ वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी ये देख कर रोलैंड भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो कह रहा होता है रुको ये तो नाइटिंगेल है। तभी नाइटिंगेल कह रही होती है महाराज प्लीज नाना को यहाँ पे बुलाइए जल्दी। और इसी के कुछ समय बाद हम रोलैंड को देखते हैं जो कि ऑपरेशन रूम मतलब कि नाना के इलाज के रूम के बाहर होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है आखिर क्या हुआ? ऐसा तो नहीं कि एसोसिएशन पर मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया और ये 3 ही लोग बचे? खैर ब्लेसिंग की बात यह है कि हमारे पास नाना है, जिसकी वजह से उस विच की जान जरूर बच जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि इसके हाथ को आसानी से जोड़ा नहीं जा सकता। तभी हम देखते हैं कि लाइटनिंग बाहर आती है, तो उसे देखते हुए रोलैंड उससे कह रहा होता है तो तुम वो हो जो कि नाइटिंगेल के साथ वापस आए हो है ना? क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है? तो उसकी बातें सुनते हुए वो उससे कह रही होती है नहीं बाकी लोग ठीक हो रहे हैं, तो चिंता मत करो। ऐसे तुम बिल्कुल वैसी हो जैसे कि नाइटिंगेल ने बोला था, एक प्रिंस जो कि विच की परवाह करता है। इसी के साथ वो पहले की बातें याद करता है, जहाँ पे जैसे ही रोलैंड उसकी बातें सुनता है तो
वो तुरंत वेंडी को लेते हुए दौड़ पड़ता है, जहाँ पे ये सब याद करते हुए लाइटिंग कह रहा होता है। हालांकि ये खबर चौंकाने वाली थी। एसोसिएशन के ज्यादातर लोगों को नाइटिंगेल की बातों पर यकीन नहीं हुआ। सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा होगा, लेकिन ये बिल्कुल वैसी है जैसे कि मेरे फादर ने कहा था। इस दुनिया में कई तरह के लोग रहते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड मन ही मन कह रहा था कि क्या मेरी तरह अजीब। इसी के साथ वो कह रहा था रुको, एसोसिएशन पर हमला नहीं हुआ था तो आखिर तुम लोग घायल कैसे हुए? तो उसकी बातें सुनते हुए लाइटनिंग उससे कह रही होती है एक अटैक। आखिर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं? जिस लड़की का हाथ गायब हो गया है उसका नाम वेंडी है और उसे एसोसिएशन के टीचर सैरा ने घायल कर दिया है। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड थोड़ा सा हैरान होता है और कह रहा होता है क्या तुम्हारे किसी लोग ने उसे घायल कर दिया? लेकिन आखिर ये कैसे हुआ? और इसी के कुछ समय बाद वो अपने कमरे में आता है, लेकिन तभी वो अपने सामने कुछ देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ भी वो देखता है कि नाइटिंगेल उसके सामने लेटी हुई होती है, जो कि देखते हुए वो कहता है क्या नाइटिंगेल आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? इसी के साथ वो एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए मन ही मन कह रहा होता है क्या आखिर वो क्या करना चाहती है? तभी नाइटिंगेल उसके करीब आने लगती है। ये देखते हुए रोनाल्ड घबराने लगता है और पीछे हट जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट ट्रिप होगा, है ना? लाइटिंग ने मुझे सारी बातें बता दी कि वहाँ पे क्या क्या हुआ, तो तुम जब तक चाहे तब तक आराम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तभी नाइटिंगेल अचानक उसके सामने झुक जाती है और अपनी नाइफ उसे देते हुए कह रही होती है रोलैंड विंबलडन, वेरोनिका गिलिन यानी कि नाइटिंगेल, मैं आपके लिए एलिजेंस की शपथ लेती हूँ, विचेस के लिए आपकी काइंडनेस के साथ आपकी कमांड मेरे ऊपर फिट बैठती है। चाहे वो डीमंस के खिलाफ शील्ड हो या वो डार्केस्ट नाइट में आपकी स्वाड हो, मैं आपकी राइट आर्म बनना चाहूंगी, वो भी मेरे लास्ट ब्रीथ तक, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसकी बातें सुनते हुए रोलैंड मन ही मन कह रहा होता है तो यही हुआ, एसोसिएशन के कामों ने उसे निराश कर दिया, इसलिए अब वो विचेस का फ्यूचर मेरे कंधों पर सौंपना चाहती है। हालांकि मैं इससे ज्यादा मॉडर्न प्रोफेशनल तरीके से निपटना चाहूंगा, तो वैसे भी ये प्रोबेबली इक्वलिटी और फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेगी। इसी के साथ वो उसे नाइफ को लेते हुए कह रहा होता है मैं समझ सकता हूँ और मैं तुम्हारे वफादारी को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन तुमने वेरोनिका मेंशन किया तो क्या ये तुम्हारा रियल नेम है? तो उसकी बातें सुनते हुए वो उसके हाथ को पकड़ते हुए कह रही होती है महाराज, अब मेरे पास कुछ भी रोकने का कोई भी रीजन नहीं है, लेकिन वेरोनिका ये पास्ट की बात है, अभी जो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा वो मैं हूँ, नाइटिंगेल। एंड गाइस, इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे इस सीरीज में बहुत ज्यादा सपोर्ट करो, ताकि मैं सीरीज को पूरा कंप्लीट कर पाऊँ। और मैंने ठान लिया कि मैं सीरीज को कंप्लीट करूंगा, चाहे व्यूज आए या फिर ना आए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग अच्छे खासे कमेंट करोगे, ताकि मुझे उसे पढ़ के खुशी मिले और मैं मोटिवेट हो पाऊँ और मैं वीडियो भी बना पाऊँ। तो इतना तो तुम लोग मेरे लिए कर सकते हो, और अगर तुम लोग सुपर चैट या फिर हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, और ये मेरे लिए और भी ज्यादा खुशी की बात होगी। खैर, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।